Assalamu alaikum, welcome everyone. Myself Abbas Ali. I welcome all of you to my YouTube channel Allied and Healthcare Solutions. आप सभी को पता होगा एक MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी जनरल एनेस्थीसिया के रिलेटेड, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए थे। लेकिन कुछ दिनों से जो आप में से SGPGI के एस्पायरेंट्स हैं जिनका 15 जुलाई एग्ज़ाम होने वाला है, कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक फ़ाइनल रिवीजन वीडियो बनाए। एक्चुअल में SGPGI के जो डेट्स थे वो बहुत लिमिटेड थे, उसके कारण से मैं इस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। अदरवाइज़ मैंने इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके साथ MCQs डिस्कस किए होते। स्टिल मैंने कोशिश की जो लास्ट लिमिटेड आवर्स आपके पास है थोड़ा सा मैं आपके लिए कंट्रीब्यूट करूं सो दैट कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। साथ में आपको मैं लास्ट मिनट जो रिवीजन जिसको कहते हैं इसके रिलेटेड बोलूं। एक रफ आइडिया मैं यहाँ पे आपको दूंगा सब्जेक्ट वाइज कि आप लास्ट मिनट में कौन से टॉपिक्स एटलीस्ट कवर करें। ठीक, तो अगर हम एनाटमी फिजियोलॉजी यहाँ पे रखें, एनाटमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, OT इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एनेस्थीसिया। मेजर जो क्वेश्चंस OT एग्जाम्स में आते हैं वो इस पोर्शन में से आते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें इसमें लेस क्वेश्चंस चांस रहता है आने के, और जो मेजर सिस्टम्स है इसमें जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो क्वेश्चंस इसी में चांस रहता है कि इसमें आ सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग सिस्टम्स है बहुत लेस देखा गया है कि उन सिस्टम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको पता ही है जो फिजियोलॉजी है जैसे कार्डियक साइकिल हो गया, ECG, तो उस पर आप एक बार चेक करें। सेकेंड जो है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आप ज़्यादा जो है मेनिंजियल लेयर, CSF फॉर्मेशन, कंपोजिशन, स्पाइनल कॉर्ड का एक आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूजुअली जो है डायमीटर पूछा जाता है, बाइफर्केशन पूछा जाता है, तो वो आप यूजुअली चेक करेंगे। और लास्ट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूजुअली जो है हार्मोन रेगुलेशन आता है क्वेश्चन कभी, या इसके साथ साथ जो है एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, एनाटमी फिजियोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिन्होंने पढ़ी होगी दे कैन आंसर एनी क्वेश्चन, बट जिन्होंने अभी इसका रिवीजन नहीं करा है तो मैं आपको प्रॉब्ली कहूँ कि ये जो मेजर सिस्टम्स हैं इनको एक बार आप रिवाइज करेंगे। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। माइक्रोबायोलॉजी में जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो OT में हमेशा चांस रहता है, जैसे कि स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे। इसमें टेम्परेचर, मेथड्स या आप टाइम जो है वो प्रॉपर याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद OT इक्विपमेंट्स, OT इक्विपमेंट का प्रॉपर रिविजन करेंगे। इसमें OT टेबल पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको सक्शन अपैरेट्स पे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे डायथर्मी के रिलेटेड पूछा जाता है, OT लाइट्स के रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक, इन इक्विपमेंट्स का आप प्रॉपर एक रिवीजन करेंगे, इसमें भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जैसे प्रेशर हो गया सक्शन का, या OT टेबल में जो पोजीशनिंग है, या आपको जो है डायथर्मी के एक्टिव रिटर्निंग इलेक्ट्रोड्स पे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। ठीक, या OT लाइट्स का जो फ्लक्स है कितना होता है वो सब चीज़ें यूजुअली पूछा जाता है, या डिसइंफेक्शन उसकी। इसको एक और चीज़ आप ऐड करेंगे दैट इज़ OT एनवायरनमेंट। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन एक वीडियो भी मैंने अपनी चैनल पे शेयर किया है, तो वो आप चेक करेंगे बाद में। OT एनवायरनमेंट में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, नॉइज एंड ऑल दैट, उसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, वो आप चेक करेंगे। इसके साथ साथ जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आप चेक करेंगे। उसमें साथ साथ आप रिट्रैक्टर्स भी चेक करेंगे, और आप लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक बार देखेंगे। ठीक, साथ में आप क्या करेंगे, जो बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर्स है, सर्जिकल प्रोसीजर जो जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनकी जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी वो आप एक बार चेक करेंगे, तो उस पर भी चांस है कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट जो है यहाँ पे एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया में मेजर पोर्शन आपका जो पेपर में आता है दैट इज़ फ्रॉम एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया को आप प्रॉपर रिवाइज करेंगे।
एक सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की थी इस पे जनरल एनेस्थीसिया के रिलेटेड, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमारी इनकम्प्लीट ही है, उसको एक बार आप चेक करेंगे। साथ में जो है इनहेलेशनल इंट्रावेनस एजेंट, साथ में जो है एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, उसको भी आप प्रॉपर चेक करेंगे, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और एक और जो मेजर टॉपिक रहता है दैट इज़ सीपीआर। सीपीआर में आप डेप्थ ऑफ कंप्रेशन कितना होता है, कितने कंप्रेशंस देने हैं, या एडल्ट्स में कैसे करते हैं, इन्फेंट्स में क्या रहता है, तो वो सारा जो है ड्रग्स एंड ऑल दैट, वो सब आप एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक, ये पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, बट जो फोकस आपका मेन रहना चाहिए वो इन टॉपिक्स की ओर रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यूजुअली इसी में से पूछे जाते हैं। और एक चीज़ जो एडिंग है इसमें, जिसके लिए मैं एक प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, तो फिर भी स्टिल मैं आपको बोलूँ, जो जीके पोर्शन इसका है या रीजनिंग पोर्शन, जीके पोर्शन में आप क्या करेंगे, जो करंट जनरल नॉलेज है, थोड़ा सा आप वीडियोज़ देखेंगे, लाइक कि जो G20 हो रहा है, या साथ में आप याद रखेंगे जो मैप है इंडिया का जो मैप है, बॉर्डर शेयरिंग किस स्टेट के साथ, किस कंट्री के साथ हो रहा है, तो वो आप एक बार चेक करेंगे। और जो रीजनिंग है उसमें नंबर सीरीज़ आप चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आप चेक करेंगे। और एक और चीज़ जो है कंप्यूटर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं, तो बेसिक जो है थोड़े से MCQs कंप्यूटर के रिलेटेड भी आप रिवाइज करेंगे। ठीक, तो ये आपको मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको लास्ट रिवीजन किसके रिलेटेड करना है। ठीक, बाकी इसके एडिशनल बहुत लेस चांस है कि कुछ स्किप है इसके अलावा, बट जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए दैट मस्ट बी टुवर्ड्स दीज टॉपिक्स। ठीक, तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा दैट इज ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन, एंडोट्रैकियल सक्शनिंग शुड नॉट एक्सीड मोर देन। आपने नीचे ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना है जो हम ET ट्यूब सक्शनिंग करते हैं, कितने सेकंड्स या मिनट्स से पहले हमने सक्शनिंग एंडोट्रैकियल ट्यूब की करनी है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। ठीक, तो एंडोट्रैकियल सक्शनिंग के बारे में आप याद रखेंगे, इट शुड बी डन विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। ठीक, इट शुड नॉट लॉस्ट मोर देन 15 सेकेंड्स। ठीक, अगर यही बात आपको ट्रैकेस्टोमी के बारे में पूछी जाए, ट्रैकेस्टोमी के बारे में, तो वहाँ पे आप याद रखेंगे इट शुड बी 5 to 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। ठीक, लेकिन जो ET ट्यूब सक्शनिंग है इट शुड लॉस्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे चांस है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक हाइपोक्सिया इज़ द मेजर कॉम्प्लिकेशन हियर। ठीक, इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि डायमीटर हो गया या साइज़ हो गया, वो भी थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। अगर हम साइज़ की बात करें, जैसे इन्फेंट्स की बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें और एडल्ट्स की बात करें। ठीक, तो इन्फेंट्स में आप याद रखेंगे इट शुड बी 6 to 8 फ्रेंच, जो सक्शन कैथेटर साइज हो। ठीक, और जो चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस में आप याद रखेंगे इट शुड बी 8 to 14 फ्रेंच, और जो एडल्ट्स है, एडल्ट्स में आप याद रखेंगे 14 to 18 फ्रेंच। ठीक, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो सक्शन कैनुला हम यूज़ करते हैं या सक्शन कैथेटर, उसका साइज कोरिलेट करना होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ, यानी एंडोट्रैकियल ट्यूब के डायमीटर के अकॉर्डिंग सक्शन कैथेटर का साइज क्या होना चाहिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो आप याद रखेंगे इट शुड बी लेस देन 50% ऑफ इनर डायमीटर ऑफ ET ट्यूब, यानी जो सक्शन कैथेटर हम यूज़ करते हैं उसका जो डायमीटर होना चाहिए, इसका एक्सटर्नल डायमीटर 50% लेस होना चाहिए जो इंटरनल डायमीटर होता है एक ET ट्यूब का। ठीक, उसको आप ऐसे समझेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पे 8 mm ET ट्यूब है। ठीक, ET ट्यूब, तो वहाँ पे जो सक्शन कैथेटर का साइज होगा इट शुड बी 4 mm और लेस देन 4 mm। ठीक, वो आप याद रखेंगे। ठीक,
तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे था इट वाज रिलेटेड टू एंडोट्रैकियल सक्शनिंग टाइमिंग। तो हम आपने अब आइडेंटिफाई करा होगा कि जो ईटी ट्यूब सक्शनिंग टाइम है इट इज़ 10 to 15 सेकेंड्स। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द पोर्टेबल सक्शन प्रेशर इन एडल्ट्स। अपने आइडेंटिफाई करना है कि जो पोर्टेबल सक्शन apparatus होता है उसका प्रेशर एडल्ट्स में कितना होना चाहिए। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। 5 mmHg, 10 to 15, 30 to 50, 100 to 120 mm of mercury। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूँ सो दैट कि जो भी सक्शन प्रेशर्स है ये आप याद रखें। ठीक, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो सक्शनिंग है हमारे पास दो मेथड्स है, एक है वॉल माउंट सक्शनिंग, सेकंड है पोर्टेबल सक्शनिंग। वॉल माउंट में आपको पता है कि एक पाइपलाइन है पर्टिकुलरली इसके लिए, जैसे ऑक्सीजन के लिए वाइट है, इसी तरह येलो कलर होता है पाइप का जो सक्शनिंग के लिए है। ठीक, कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सक्शन पाइपलाइन है उसका कलर कोडिंग क्या है। ठीक, तो उसको हम वॉल माउंट कहते हैं। ठीक, वॉल माउंट। सेकंड जो आपको इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है दैट इज पोर्टेबल, यानी जो ट्रांसफरेबल है एक प्लेस से नेक्स्ट प्लेस के लिए। ठीक, ट्रांसफरेबल। ठीक, ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली हम वॉल माउंट का देखेंगे। इसमें हम इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स का इस साइड रखेंगे। सेम जो है पोर्टेबल का, इसको भी हम इन्फेंट्स रखेंगे, चिल्ड्रंस रखेंगे और यहाँ पे एडल्ट्स रखेंगे। ठीक, तो इन्फेंट्स में आप याद रखेंगे इफ़ इट इज़ वॉल माउंट तो वहाँ पे आप याद रखेंगे इट शुड बी 60 to 95 mm ऑफ मरकरी। ठीक, सेकंड जो है चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस में आप याद रखेंगे इट शुड बी 100 to 120 mm ऑफ मरकरी। ठीक, और अगर एडल्ट्स है तो एडल्ट्स में आप याद रखेंगे इट शुड बी 120 to 150 mm ऑफ मरकरी। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पे है इन्फेंट्स इन पोर्टेबल, तो पोर्टेबल का जो प्रेशर है वो कम होता है एज कंपेयर टू वॉल आउटलेट। तो इन्फेंट्स में यहाँ पे आप याद रखेंगे 2 to 5 mm ऑफ मरकरी और चिल्ड्रंस में 5 to 10 mm ऑफ मरकरी एंड इन एडल्ट्स इट इज़ 10 to 15 mm ऑफ मरकरी। ठीक, तो कभी आपको वॉल आउटलेट का पूछा जाता है या कभी पोर्टेबल का, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों के प्रेशर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है पोर्टेबल सक्शन प्रेशर इन एडल्ट्स। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एडल्ट्स में 10 to 15 mmHg। अब अगर यही होता वॉल माउंट इन एडल्ट्स तो आप जाते 120 to 150 के साथ। ठीक, okay, next question, which of the following positions have high chance of compartment syndrome। पोजीशन कॉम्प्लिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। अपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे पोजीशंस दी गई हैं इनमें से किस पोजीशन में कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। लिथोटोमी, स्पाइन, लेटरल, ट्रेनलनबर्ग। ठीक, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँ कि जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है एक्चुअली क्या होता है, डिस्ट्रप्शन जब ब्लड फ्लो में किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है तो उसके कारण क्या होता है, सडन राइज इन प्रेशर टू दैट एरिया होता है। ठीक, सडन राइज इन प्रेशर इन दैट एरिया। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट सेल्स एंड टिश्यू है उनकी फंक्शन इम्पेयर हो जाती है। ठीक, तो पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती है, पेन इन दैट एरिया। ठीक,
यूजुअली ये कॉम्प्लिकेटेड पोजीशंस के एसोसिएटेड होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन यहाँ पे है लिथोटमी, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट के जो लेग्स हैं उनको एलिवेट किया जाता है स्टिरप्स पे, ठीक। तो कभी क्या होता है कि जो स्टिरप्स हैं मिस अलाइनमेंट के कारण जो है पेशेंट के इस लेग एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ब्लड का आउटफ्लो है और इनफ्लो वो अफेक्ट होता है और ब्लड वहाँ पे एरिया में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक। जब वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है तो वहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। पोजीशन कॉम्प्लिकेशन के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली इसके रिलेटेड वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप बाद में वो देख सकते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट, वेज रिसेक्शन ए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड इज ऑन। आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो वेज रिसेक्शन है एक सर्जिकल प्रोसीजर, इनमें से किस ऑर्गन पे ये किया जाता है, ठीक। ऑप्शंस लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट वुड बी लंग्स। लंग्स में क्या किया जाता है, जो कैंसरस सेल्स होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्लाइस लिया जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली वी कॉल वेज रिसेक्शन, ठीक। तो ये लंग्स में परफॉर्म करते हैं, ठीक, कैंसरस सेल्स रिमूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, a small incision made in eardrum to relieve ear pressure is known as। आपने आइडेंटिफाई करना है, एक छोटा सा इंसिजन देते हैं ईयर ड्रम में सो दैट कि प्रेशर रिलीव करें, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक। ऑप्शंस मायरिंगोप्लास्टी, मायरिंगोटोमी, क्रेनियोटोमी, मेस्ट्राइडेक्टोमी, ठीक। तो यहाँ पे ईयर ड्रम का पूछा जा रहा है, ठीक। ओके, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, मायरिंगोप्लास्टी, मायरिंगोटोमी, क्रेनियोटोमी, मेस्ट्राइडेक्टोमी। तो यहाँ पे आपको ईयर ड्रम के रिलेटेड पूछा जा रहा है, ठीक। तो ईयर ड्रम के साथ यहाँ पे दो ऑप्शंस कोरिलेट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो ईयर ड्रम है इसको यूजुअली हम टिम्पैनम भी कहते हैं, टिम्पैनम और मायरिंगा, ठीक। तो मायरिंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मायरिंगोप्लास्टी है एंड मायरिंगोटोमी है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो दैट विल बी रिपेयर, ठीक। तो रिपेयर हमने नहीं करना, हमने इंसिजन देना है सो दैट कि टू रिलीव प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पे जो है टू क्रिएट ओपनिंग अगर यहाँ पे देखें तो दैट इज़ मायरिंगोटोमी, ठीक। तो मायरिंगोटोमी जो है एयर प्रेशर रिलीव करने के लिए देते हैं सो दैट कि समटाइम्स जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन मिडल ईयर में होती है उसको रिमूव करें या जो प्रेशर उसमें बिल्डअप होता है उसको रिलीव करें, ठीक। तो इसका राइट आंसर रहेगा मायरिंगोटोमी। क्रेनियोटोमी ब्रेन सर्जरीज में करते हैं और मेस्ट्राइडेक्टोमी जो है, मेस्ट्राइड बोन जो होती है उसमें जो ईयर कैविटीज़ होती हैं उनमें जब कभी कभार इन्फेक्शन या कैंसरस ग्रोथ होती है उसके कारण ईयर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे मेस्ट्राइडेक्टोमी किया जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट विल बी मायरिंगोटोमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज ऑल्सो नोन एज। अपने आइडेंटिफाई करना है कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है इसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी, डीप इंसिजन सर्जरी, मैक्सिमम इन्वेसिव सर्जरी, ओपन सर्जरी, ठीक। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसमें कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, उसमें आप याद रखेंगे CO2 इंसफिशिएंट करते हैं, कितने लीटर्स करते हैं वन टाइम पे, इट मस्ट बी 1.5 to 3 लीटर्स। या इसके अलावा पूछा जाता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो किसके बीच में रहना चाहिए, इट मस्ट बी इन बिटवीन 12 to 15 mm ऑफ मर्करी।
और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सी नीडल यूज़ की जाती है CO2 इंसफलेशन के लिए, तो वो आप याद रखेंगे, दैट इज़ वेरीज नीडल। कभी उसके कैलिबर पे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आप याद रखेंगे उसका जो कैलिबर है वो होता है 12 to 16 गॉज, ठीक, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसको हम और कौन से नाम से जानते हैं, दैट इज़ मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी। ये आप याद रखेंगे, इसको हम दूसरा नाम मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी देते हैं क्योंकि इसमें जो है स्मॉल इंसिजन्स दिए जाते हैं और उसी के थ्रू जो है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर जो सर्जरी है वो मॉनिटर पे एसेस की जाती है। ठीक, इसके साथ साथ कभी ऑप्शंस में ये भी होता है की होल, तो ये भी याद रखेंगे आप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज की होल सर्जरी। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट सिम्टम इन एक्यूट अपेंडिसाइट्स। आपने आइडेंटिफाई करना है जो अपेंडिसाइट्स है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, उसमें कौन सा सिम्टम हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शंस वॉमिटिंग, शॉक, पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो जो अर्लीस्ट सिम्टम होता है एक्यूट अपेंडिसाइट्स का, दैट इज़ ऑलवेज पेन, तो ये आप याद रखेंगे। एंड उसके बाद जो है लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वॉमिटिंग। ठीक, साथ में ये भी पूछा जाता है जो इन्फ्लेमेटेड अपेंडिक्स होता है जिसको हम रिमूवल करते हैं अपेंडिक्टोमी, उसमें हम कौन सा इंसिजन देते हैं, आप याद रखेंगे, दैट इज़ मैकबर्नी इंसिजन। ठीक, तो मैकबर्नी आप याद रखेंगे या ग्रिड आयरन इंसिजन। कभी ये भी पूछते हैं कि जो आप मैकबर्नी इंसिजन देते हैं, कॉमनली नर्व इंजरी किस नर्व की होती है मैकबर्नी इंसिजन में। ठीक, तो उसमें आप याद रखेंगे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक, या दूसरा आप याद रखेंगे इलियो इंग्विनल, हाँ, इलियो इंग्विनल। ठीक, तो ये दो नर्व्स जो है कॉमनली इंजर्ड होती है मैकबर्नी इंसिजन से। ठीक, तो अर्लीस्ट जो साइन होता है इसका, दैट विल बी पेन, तो आप इसका आंसर पेन करेंगे। ठीक, okay, next question, before hemorrhoidectomy which procedure might be performed on the patient in operation theater। आपने आइडेंटिफाई करना है हेमोरॉइडेक्टोमी से पहले इनमें से कौन सा प्रोसीजर पेशेंट पे, इनमें से कौन सा प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को किया जाता है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी, इलियोस्टोमी, प्रोक्टोस्कोपी, कोलोस्टोमी। ठीक, तो अगर ऑप्शन बी एंड डी देखें तो ये यूजुअली फीसिस बाईपास के लिए करते हैं, या हम यूजुअली कहेंगे स्टोमा क्रिएशन के लिए करते हैं जब भी कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी होती है जहाँ पे हमने फीसिस को बाईपास करना होता है। ठीक, तो इन दो प्रोसीजर्स को हेमोरॉइडेक्टोमी से पहले नहीं करते। उसके बाद जो है सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी यूजुअली विजुअलाइजेशन ऑफ सिग्मोइड कोलन को करते हैं जब भी कोई कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट पॉलिप्स होते हैं, तो इसको भी हेमोरॉइडेक्टोमी से पहले नहीं करते। और लास्ट जो यहाँ पे है प्रोक्टोस्कोप, तो प्रोक्टोस्कोप इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि जो प्रोक्टोस्कोपी है इसमें एक प्रोक्टोस्कोप इंट्रोड्यूस किया जाता है एनल कैनाल के थ्रू टू एसेस द पॉलिप्स, और उसी से टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो प्रोक्टोस्कोपी इसका राइट आंसर रहेगा। Okay, next question which is on your screen, most hospital acquired infections are transmitted to patients। आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो मोस्टली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस पेशेंट को ट्रांसमिट होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, बाय टॉकिंग टू ईच अदर, dirty washrooms, from the hands of healthcare workers, by eating with them।
इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। वो इसलिए कंटिन्यूअस पेशेंट टच के बाद प्रॉपर सैनिटाइजेशन ना करना, उसके कारण से जो है पेशेंट में इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं। ठीक, समटाइम्स आपसे पूछा जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन दैट इज हैंड वॉशिंग। ये आप याद रखेंगे, हैंड वॉशिंग प्रॉपर हो तो चांस ऑफ इन्फेक्शन लेस होते हैं। या हम ये भी याद रखें बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर हैंड वॉश, ठीक, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के रिलेटेड आपको बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि कभी आपसे ये भी पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली सीन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, लाइक वहाँ पे आप यूटीआई लिखोगे, दिस इज द मोस्ट कॉमनली, सेकेंड मोस्ट इट इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक, देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बट द मोस्ट कॉमन वन इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। Okay, next question which is on your screen. What % of hospital waste is considered hazards? आपने बस लास्ट क्वेश्चन। Okay, next question. What % of hospital waste is considered hazards? आपने आइडेंटिफाई करना है कितने % हॉस्पिटल वेस्ट को हैज़ार्ड्स कंसिडर किया जाता है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, 5%, 15%, 30%, 50%। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट विल बी 15%। जो 15% हॉस्पिटल वेस्ट होता है इट इज़ हैज़ार्ड्स, एंड जो रिमेनिंग 85% है दैट इज़ नॉन हैज़ार्ड्स। इस टॉपिक के रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी BMW, उसकी आप कलर कोडिंग एक बार चेक करेंगे, इन्फेक्शियस वेस्ट किस में डालते हैं, या जो कैथेटर्स होते हैं, रबर ट्यूबिंग्स होते हैं, उनको किस में डालते हैं। उसके बाद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, पेपर वेस्ट, वो सारा जो है आप एक बार चेक करेंगे। ठीक, एंड लास्टली जो एनेस्थेटिक इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स कुछ है, इसके रिलेटेड आप एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा रिवाइज करें। जैसे यहाँ पे LMAs है, LMAs के रिलेटेड आप टाइप्स पढ़ेंगे, साइजेस पढ़ेंगे और इन्फ्लेशन वॉल्यूम पढ़ेंगे साइज वाइज। ठीक, और सेकंड जो यहाँ पे है एनाटॉमिकल फेस मास्क, इसके रिलेटेड आप टाइप्स इसके पढ़ेंगे और इसके साइजेस भी पढ़ेंगे। ठीक, कभी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वेपोराइजर्स के रिलेटेड आप याद रखेंगे, कलर कोडिंग पढ़ेंगे डिफरेंट एजेंट्स की। नेक्स्ट जो है सिलेंडर्स में आप पढ़ेंगे जो कैपेसिटी होती है इनकी वो कितनी होती है। ठीक, प्रेशर कितना होता है, पिन इंडेक्स किसका कितना होता है। ठीक, और इसके साथ साथ जो है कलर कोडिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है लैरिंजोस्कोप के बारे में आप साइजेस पढ़ेंगे और टाइप ऑफ ब्लेड्स पढ़ेंगे। ठीक, चांस होता है कभी कभार इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा मैंने रफ आइडिया दिया कि आपने एग्ज़ाम से पहले क्या रिवाइज करना है। ठीक, और इसके साथ साथ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ टॉपिक्स बोला था किसके अकॉर्डिंग आपने लास्ट रिवीजन करना है, जो भी लिमिटेड पीरियड है आपके पास, इसके थ्रू आप कोशिश करें जाए। ठीक, रेस्ट एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आई होप जो भी आप में से डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है वो अपना गोल अचीव करें। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स, आई होप ये सारे आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।